अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया अशरफ हूँ and today's tutorial is about brainstorming for academic writing. मैं ऑलरेडी एकेडमिक राइटिंग के रेफरेंस से स्ट्रक्चर ऑफ एसे के ऊपर एक ट्यूटोरियल कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एकेडमिक राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ब्रीफली इसको फिर रिवाइज करेंगे। एकेडमिक राइटिंग जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है विच इज सपोज टू बी क्लियरली कंसाइजली रिटन। ये इसको फोकस होना है ऑन द टॉपिक अबाउट विच इट इज रिटन और इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने फॉलो करना है। एंड another characteristic of academic writing is that it is backed up by evidence, and when we talk about evidence तो we mean research evidence. इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि जो रीडर है आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक को फैसिलिटेट करना है या उसको एड करना है। Academic writing is usually written in a formal tone and style, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस और बहुत मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है। इसका मकसद जो है वो ये भी नहीं है लेकिन कि हमने बहुत ही कैजुअल या स्लैंग लैंग्वेज जो है वो इसमें इस्तेमाल करनी है। आपने जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं या जिस फील्ड ऑफ स्टडीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी अलबत्ता आपने जरूर इस्तेमाल करनी है व्हेन यू आर राइटिंग एन एकेडमिक एसे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक इनफॉर्मल तरीका है ऑफ जनरेटिंग टॉपिक्स और आइडियाज अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट, और उसमें पॉइंट्स आपने शामिल करने हैं वो आप उसके अंदर शामिल करने के लिए वो पॉइंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपनी राइटिंग में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, यानी जहाँ पे आपको महसूस हो कि नाउ यू नीड मोर फोकस्ड आर्ग्यूमेंट और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत, या जो आप लिख रहे हैं वो इतना फोकस नहीं है, तो फिर आप उस किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। लेकिन अमूमन आइडियली इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है वो अपना ऐसे शुरू करने से पहले या अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ताकि आप अपने सारे जो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं जो कि आप उस अपने ऐसे में शामिल करना चाहते हैं वो आप उनको आइडेंटिफाई कर लें और आप एक ज़्यादा फोकस तरीके से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी राइटिंग कर सकें। बाज़ लोग पूरे ऐसे के लिए करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि मिसाल के तौर पर किसी एक पार्ट पे मसलन कंक्लूजन के लिए वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जबकि ऑलरेडी वो जो मेन बॉडी ऑफ एसे है उसको लिख चुके हुए हैं। आप सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का हम शुरू करते हैं प्रोसेस के उसको कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आप अनपैक करते हैं अपना ऐसे का क्वेश्चन या टॉपिक। अब उसके लिए क्या है कि अमूमन जब आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई टॉपिक दिया जाता है किसी ऐसे के लिए तो उसमें कुछ डायरेक्शन वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स जो हैं वो आपको क्लू देते हैं कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपने क्या लिखना है इस ऐसे में, किस अप्रोच से आपने इस टॉपिक को एड्रेस करना है। तो अब मैं कुछ थोड़े से ये डायरेक्शन वर्ड्स जो हैं या एक्शन वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके टॉपिक में या क्वेश्चन में डिस्क्राइब का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यू विल राइट अबाउट द फैक्ट्स, प्रोसेस और इवेंट, और एक आपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है और एम्फसाइज करना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है बहुत ज्यादा डिटेल में। आपने किसी एक टॉपिक को, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक को आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो डायरेक्शन वर्ड है अमूमन टॉपिक्स में इस्तेमाल किया जाता है या क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सप्लेन है, और यहाँ पर आप यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, नॉट सिंपली डिस्क्राइब और समराइज। यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, उसको एनालाइज करते हुए, और आपने फोकस करना है ऑन व्हाई एंड हाउ ऑफ अ पर्टिकुलर इशू टू
clarify reason, causes and effects of the topic जो कि जिसको कि आप इस ऐसे में एड्रेस कर रहे हैं. आर्ग्यू एक और डायरेक्शन वर्ड है जो कि अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको आपके ऐसे के टॉपिक या क्वेश्चन में आर्ग्यू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो यू नीड टू सिस्टमेटिकली सपोर्ट और रिजेक्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस. और ये भी आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो उसके प्रेजेंट करने हैं उस टॉपिक के, जस्ट टू शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू पर्सपेक्टिव on the topic which is given to you. That is how you argue for the topic. डिस्कस अगर आता है आपके ऐसे के जो टॉपिक है या उसके क्वेश्चन में ये वाला लफ्ज अगर आपको दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, और इसमें डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन दोनों आ जाती हैं. आपकी जो ओपिनियन है या आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो एविडेंस से आपने उसको सपोर्ट करना है फ्रॉम अदर राइटिंग. अब अगर क्रिटिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो क्रिटिक इज वेयर यू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक. सो इसमें आपने उस टॉपिक को क्रिटिक करना है बाय डिस्कसिंग बोथ एंगल्स, नेगेटिव और पॉजिटिव जो उस टॉपिक के हैं, और दोनों तरफ से आपने उसको अपना आर्गुमेंट जो है वो प्रेजेंट करना है. इसी तरीके से बाज दफा जो ऐसे का टॉपिक होता है आपको दिया जाता करने के लिए उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं. ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं. इसका मतलब ये है कि आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द टू और मोर आइडियाज, जहां पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट इस्तेमाल होता है तो वहां पर अमूमन दो आइडियाज आपको दिए जाते हैं, तो उनको आपने आपस में कंपेयर करना है और उनको कंट्रास्ट करना है. आपने देखना है कि उनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और उनमें डिससिमिलैरिटीज क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं. किसी भी जो भी आपका टॉपिक है, आइडिया है, उसमें जो आइडियाज हैं, जो इवेंट्स हैं या जो इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं, उनको आपने जो दो सिचुएशंस आपको दी गई हैं या कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उनको आपने कंपेयर करना है फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. Now let's start with the brainstorming. अब यहाँ पर एक hypothetical आपके साथ में जो है वो टॉपिक डिस्कस करूंगी, और ये एक जनरल टॉपिक है which I hope makes sense to most of the people. इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि using personal reflection write 1,000-word essay on how rising food prices are impacting on people's diets. अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आप करेंगे. लाइक जैसे लेट्स से कि एक स्टूडेंट है, उसने ये फैसला किया है कि वो फोकस करेगा अपने ऐसे को ऑन फ्रूट एज अ सब ग्रुप ऑफ फूड, और उसकी जो नॉलेज है वो इज लिमिटेड एट दिस स्टेज टू 3 मेन पॉइंट्स. ठीक है, जब ये टॉपिक उसको मिला है तो उसकी नॉलेज 3 मेन पॉइंट्स पर तक लिमिटेड है. एक तो ये कि फ्रूट जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट का. नंबर 2 ये कि लोग आजकल कम से कम फ्रूट खा रहे हैं, और नंबर 3 ये कि जो फ्रूट फॉर्म्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं हमारे मुल्क में ड्यू टू अर्बनाइजेशन के. नई नई जो हैं वो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो है वो उसको रेजिडेंशियल कम्युनिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है. अब वो जब अपना ब्रेनस्टॉर्म शुरू करें तो सबसे पहले अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप देखें, फ्रूट इज इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कहा 3 पॉइंट्स हैं जो जहां से वो अपना ब्रेनस्टॉर्म शुरू कर रहा है. फ्रूट इज इम्पोर्टेंट इन डाइट. अब वो उसका आर्ग्यूमेंट सोचते हैं कि वाई, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पीपल आर ईटिंग लेस फ्रूट, क्यों? क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव एंड
दूसरी जो उसमें बात है कि अगर एक्सपेंसिव है या इट्स कॉस्टिंग मोर, तो व्हाई डज फ्रूट कॉस्ट सो मच, ये एक आर्ग्यूमेंट आपका डेवलप कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि फ्रूट फार्म इन माय नेटिव विलेज इज रिप्लेस्ड विद रेजिडेंशियल सेटलमेंट। अब वी कुड टेक फ्री फ्रूट फ्रॉम द फार्म इन आवर चाइल्डहुड। जब हम छोटे थे तो हम जब अपने गांव जाते थे तो हम वहाँ पे जो फ्रूट के बागात थे, हम वहां से जितना हमारा दिल चाहे हम फ्रूट तोड़ के खा सकते थे। और अब ये है कि अब हम जब अपने गांव में जाते हैं तो हमारे गांव में वो बाग ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनकी जगह पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन गई हैं। दिस इज द फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म, जिसमें के जो स्टूडेंट है उसने अपने सारे जो 3 पॉइंट्स जिनसे उसने शुरू किया है, उसने उनको काइंड ऑफ अनपैक किया है, उनको उनके जो हैं वो अपने पॉइंट्स वहां से वो अब नेक्स्ट लेके चलेंगे कि अब इसको फर्दर इसको कैसे डिस्कस करना है। अब जो सेकंड ब्रेनस्टॉर्म यहाँ पर जो है उसको एड्रेस किया जाएगा। अब इसमें वो क्या करेंगे कि जो सेकंड ब्रेनस्टॉर्म है, इट यूजुअली शोज हाउ द स्टूडेंट डेवलप्ड थिंकिंग अबाउट द ऐसे टॉपिक आफ्टर डूइंग सम रिसर्च। अब सेकंड ब्रेनस्टॉर्म में वो रिसर्च के बाद, यानी अब आपने अपना एक बेसिक स्केच बना लिया है या ब्लूप्रिंट बना लिया है, अब आप उसमें जो आपके मसलन ये है कि अगर न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो क्यों हैं या कौन से हैं वगैरह, अब आपने थोड़ी सी इनमें से तीनों टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी रिसर्च करेंगे। और जब आप इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो फिर आप उनके रेफरेंसेस जो हैं वो अपनी ब्रेनस्टॉर्म में शामिल करेंगे। और एक जैसे आप वो रेफरेंसेस और वो आर्ग्यूमेंट शामिल करेंगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर है ऐसे का या जो आर्ग्यूमेंट है वो एक आउटलाइन उसकी जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब ये सेकंड ब्रेनस्टॉर्म है, इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पीपल ईटिंग लेस फ्रूट, इसका ये कौन कहता है कि लोग कम, आपको कैसे पता चला कि लोग कम फ्रूट खा रहे हैं? आपने रेफरेंस दे दिया कि ये एक कोई रिसर्चर है माइक, इन्होंने 2019 में एक रिसर्च की थी जिसमें कि इन्होंने ही फाइंड आउट कि जो है वो पीपल ईटिंग लेस फ्रूट। ठीक है। अब दूसरी जो है वो ये है कि पेरिशेबल प्राइस हाइक, उसकी जो कॉस्ट है वो पेरिशेबल प्राइस हाइक इज द फैक्टर which is making fruit more expensive। यानी इसका मतलब यह है कि फ्रूट एक ऐसी चीज है जो कि पेरिशेबल है, वो एक सर्टन टाइम के अंदर अगर वो नहीं बिक जाती या मार्केट तक नहीं पहुंच जाती तो वो गल जाती है, सड़ जाती है, और जिसकी वजह से उसमें वेस्टेज है और जिसकी वजह से उसकी कीमतें ज्यादा हैं। अब ये जो है वो कैमरॉन एक कोई रिसर्चर हैं जिन्होंने 2017 में एक रिसर्च की जिससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि फ्रूट की जो कॉस्ट है वो इस वजह से ज्यादा है क्योंकि पेरिशेबल प्राइस हाइक्स है। फिर एक और जो रिसर्चर हैं खान साहब, उन्होंने 2017 में एक रिसर्च की और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे एग्रीकल्चरल एरियाज हैं उनमें बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग छोड़ रहे हैं। ठीक है। सो जो बूढ़े लोग हैं वो फार्मिंग छोड़ रहे हैं और जो यंगर पीपल हैं उनकी फैमिली के या उनके डिसेंडेंट्स वो फार्मिंग में नहीं आना चाहते। तो दैट इज अनदर वे और अनदर रीजन जिसकी वजह से फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो गई है, और क्योंकि फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो गई है इसलिए फ्रूट की कीमत ज्यादा हो गई है। फिर एक और जो हैं स्मिथ, इन्होंने 2016 में और स्लीम ने 2019 में इन दोनों की अलग अलग अपनी रिसर्चेज में दे फाइंड आउट एंड दे प्रेजेंटेड दिस आइडिया कि जी जो फार्मिंग है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि फार्म लैंड्स आर रिड्यूसिंग रैपिडली ड्यू टू अर्बनाइजेशन सब मुल्कों में या खासतौर पर पाकिस्तान में। अब दूसरा एक और इसी से रिलेटेड जो आर्गुमेंट है कि जी फ्रूट जो है वो आपकी डाइट में इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं, इसमें आप अख्तर एक कोई खातून है उनका आप रेफरेंस दे सकते हैं जिन्होंने 2015 में एक रिसर्च की जिसमें के ये पता चला कि जी जिसमें इन्होंने प्रेजेंट किए द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स
of fruit in the diet. अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और जो हैं साहब गाजी, इन्होंने 2018 में रिसर्च की और इन्होंने ये कहा कि पीपल नीड मोर मनी टू बाय फ्रूट, और क्योंकि लोगों की कीमतें जो कुव्वत खरीद है वो कम होती है, इसलिए वो कम फ्रूट खाते हैं. लेकिन अहमद जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं. वो कहते हैं कि जी लोगों की ग़िज़ा में फ्रूट कम होने की वजह ये नहीं है कि वो उनकी कुव्वत खरीद कम है, वो कोई अपनी और वजह बताते हैं, लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं. असलम और इशफाक ने 2019 में एक रिसर्च की एंड दे फाइंड आउट कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग जो है वो एक ऐसा फैक्टर है विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट. क्योंकि अब जो है वो जैसे पहले गांव में होता था कि लोकल प्रोडक्शन होती थी, या आज से कुछ सालों पहले लोकल प्रोडक्शन होती थी और फ्रूट उसी तरीके से बेच दिया जाता था जैसे कि वो दरख्तों से उतारा जाता था, लेकिन या बेलों से उतारा जाता था. लेकिन अब जो है वो फ्रूट उतारा जाता है, फिर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दूर के हिस्सों तक, मुल्क के या इवन दुनिया के दूसरे हिस्सों तक, तो जिसकी वजह से जो है वो फ्रूट की कीमत जो है वो ज्यादा हो गई है, ये ड्यू टू दीज एडेड एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे जो पर्सनल एक्सपीरियंस वाला एक उसमें एलिमेंट है कि कहा गया है कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के रेफरेंस से लिखना है. तो इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि फ्रूट फार्म्स प्रोवाइड फ्रूट एट लोअर कॉस्ट टू द लोकल कम्युनिटी. अगर लोकली प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूट तो वो लोकल कम्युनिटी को कम कीमत में मिल सकता है, और इसका मतलब ये है कि दे कैन हैव अ हेल्दियर डाइट एंड इट आल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि लोग जो है वो अपनी लोकल प्रोड्यूस जो है फ्रूट की उससे बेनिफिट कर रहे हैं और उससे उनकी वो उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो दूसरा ब्रेनस्टॉर्म है इसमें क्या है कि जो पहले ब्रेनस्टॉर्म में जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे स्टूडेंट ने, दूसरे में उसने उन सारे पॉइंट्स पे मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस को स्टडी किया है और उनके रेफरेंसेस ऐड किए हैं. तो अब इसका जो आर्गुमेंट है वो ज्यादा क्लियर होता जा रहा है, और नाउ दिस पर्सन कैन प्रेजेंट देयर all these points of view, all these arguments with support of the evidence from जो रिसर्च हो चुकी हुई है और जो पब्लिश हो चुकी हुई है. अब मैं फिर एक दफा आपके ऐसे टॉपिक की तरफ आती हूँ, हम उसको एक दफा फिर गो थ्रू करते हैं. यूजिंग पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखना है. राइट 1000 वर्ड ऐसे, यहाँ पे वर्ड काउंट जो है उसकी एक रिस्ट्रिक्शन आप पे आ गई. on how rising food prices are impacting on people's diet. So basically इस क्वेश्चन में क्या था कि ग़िज़ा की कीमत बढ़ जाने की वजह से लोगों की डाइट पर क्या असर पड़ रहा है. आपने अपने ज़ाती तजर्बात से ये लिखना है कि फूड की कीमत बढ़ जाने से लोगों की डाइट के ऊपर क्या असर पड़ता है. और ये जो हमने दो ब्रेनस्टॉर्म किए हैं ये हमने विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू फ्रूट किया है, हमने फोकस किया है फ्रूट के ऊपर, वन कंपोनेंट ऑफ द डाइट के फ्रूट जो है वो किस तरह लोगों की डाइट में कम होता जा रहा है और उसकी वजूहात क्या है. अब अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को, जो हमने अभी ये सारे दो ब्रेनस्टॉर्म किए हैं, अगर हम इनके आर्ग्यूमेंट को देखें तो इसमें जो मेन हमारा फोकस है वो किस टॉपिक के है, राइजिंग फ्रूट प्राइसेस इम्पैक्ट ऑन पीपल्स डाइट. हमने फूड में से फ्रूट के ऊपर फोकस कर लिया. फ्रूट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी डाइट, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये है. पीपल आर ईटिंग लेस फ्रूट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट इज हाई. क्यों और ये किस तरीके से ये वाला फैक्टर कॉस्ट फ्रूट की किस तरीके से इम्पैक्ट करती है या क्यों करती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, क्योंकि पेरिशेबल प्राइस हाइक है, क्योंकि फ्यूअर फ्रूट फार्मर्स हैं, कम लोग अब बागात लगा रहे हैं फ्रूट के, और क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से फार्म्स जो हैं वो फ्रूट फार्म जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर एसे.
اس میں پرسنل ایکسپیرئنس جو ہے اس میں آپ نے اس کے ریفرنس سے آپ لکھیں گے کہ لوکل فروٹ فارمز جو ہیں وہ افورڈیبل فروٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، اینڈ لوکل کاؤنسلس ٹو پلانٹ فروٹ ٹریز، یعنی کہ جو ہماری یونین کاؤنسلز ہیں یا جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اگر اپنے اپنے ایریاز میں ڈیکوریٹو درخت لگانے کے بجائے فروٹ کے درخت لگائیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ یا نہروں کے ساتھ ساتھ یا آبادیوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے قریب ہی وداؤٹ اینی کاسٹ ان کو فروٹ مل جائے گا. اینڈ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو فیملیز کو کم بالکل فری فروٹ مل سکتا ہے اپنی فیملی کی ڈائٹ میں شامل کرنے کے لیے، اور اس کے سوشل بینیفٹ یہ ہوں گے کہ جب ایک کمیونٹی میں فروٹ کے درخت ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ ان کو فیملی کے لیول پر ہو رہا ہے تو وہ ان درختوں کی حفاظت کریں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی جو اس فروٹ کے درخت سے اترنے والے فروٹ کو، اور وہ میک شیور کریں گے کہ وہ درخت جو ہے وہ ہیلدی رہے، اس کو پانی دیا جا رہا ہو، یا وہ ایک دوسرے کی طرف ان کی پازیٹیو فیلنگ جو ہے، سینس آف کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. سو دیٹ از ہاؤ برین اسٹارم فور ایکڈیمک رائٹنگ از ڈن، جس میں کہ ہم ایک سمپل اسٹرکچر سے شروع کرتے ہیں، اور جو فرسٹ برین اسٹارم ہوتا ہے اس میں آپ صرف جو اس وقت آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو سوچتے ہیں آپ اپنے ٹاپک کو ان پیک کرتے ہیں، اس کو نیرو کرتے ہیں، اور آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹاپک جو دیا گیا ہے آپ کو ٹاپک، اس میں آپ نے کس کے اوپر فوکس کرنا ہے. When you have decided that, then you start looking for references for your points اور your argument، اور جب آپ کو وہ ریفرنسز مل جاتے ہیں کچھ پڑھنے کے بعد، پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رینڈملی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ نے پہلے ایک بیسک برین اسٹارم کیا ہوا ہو تو یو نو وٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو لک فور. جب آپ ریسرچز وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں یا آرٹیکلس پڑھے ہوتے ہیں یا کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ کو اپنے اس میں ایک دو ریفرنسز ہر پوائنٹ کے لیے مل جاتے ہیں، تو دین یو آپ اس کا جو ہے وہ ایک آؤٹ لائن اپنے آرگومنٹ کی ڈیولپ کر لیتے ہیں، وچ یو کین ایزیلی یوز ایز دا کہہ لیجیے کہ بلو پرنٹ یا ایک اسٹرکچر جس کے گرد آپ اپنا ایسے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو اگر ہم اس کو ایسے کے اسٹرکچر کے اوپر رکھ کے دیکھیں، یہ جو ہم نے آرگومنٹ ابھی ڈیولپ کیا ہے، تو اس میں جو فروٹ کی امپورٹنس ہے، اٹ ول فارم دا بیک گراؤنڈ آف دا آپ کا جو ایسے ہے یا آرگومنٹ ہے، اور یہ آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہوگا انٹروڈکٹری پیراگراف، یہ اس میں چلا جائے گا. دس پارٹ ویئر وی ٹاک اباؤٹ وائی پیپل آر ایٹنگ لیس فروٹ، تو یہ ساری وجوہات جو ہیں اٹ ول فارم دا مین آرگومنٹ اور دا مین باڈی آف یور ایسے، اور پھر جو پاسبل سولوشن ہے اٹ ول بیکم پارٹ آف دا کنکلوژن آف یور ایسے. آپ کا بہت شکریہ for watching this tutorial. I hope it helps you develop your argument for your assignments and essays a little bit better. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.